मैं पुजारी के सामने बैठे भक्तों में शामिल हो गया था। कुछ ही देर में मुझे इस फजूल सरगर्मी से उलझन होने लगी। साथ ही ये अंदेशा भी दिल में घर करने लगा कि कहीं कपिल को शमशान घाट पहुंचाने तक के लिए यहाँ बैठना न पड़ जाए। तभी आशुतोष वहाँ पहुंच गया। उसकी शक्लो सूरत और हुलिया ऐन वही था जो सरवत ने मुझे बताया था। अलबत्ता उसके चेहरे पर नाचती बेकनार खबासत वो पूरी दुरुस्तगी से नहीं बयान कर पाया था। आशुतोष ने अरापिली के कान में कुछ कहा, जिसके जवाब में उसने हाँ में गर्दन हिलाई और अरविंद को भी इस इत्तला में शरीक किया। इस दौरान में आशुतोष तीसरी चौकी पर बैठ चुका था। मैंने देखा कि अरविंद ने आशुतोष की आमद पर किसी गर्मजोशी का मुजाहिरा नहीं किया और इन पहलू में बैठा होने के बावजूद उससे कोई बात करने की जहमत न की। अलबत्ता वो अरापिली से वक्फे से कुछ पूछता या बताता दिखाई दिया। अरापिली की शख्सियत में मुझे एक अजीब सी गुरूर आमेज बेनियाजी महसूस हुई। यूं लगा जैसे वहां बैठकर तमाम हाजरीन पर एहसान कर रहा हूँ। मेरे लिए अब वहां बैठे रहना अजियतनाक होता जा रहा था। मैंने कनखियों से जायजा लिया तो पता चला कि मेरे साथ जाप में शरीक कई लोग दरमियान में उठकर चले जाते हैं और उनमें से चंद एक ही वापस आते हैं। ये भांपते ही मैं उठ खड़ा हुआ और धीमे कदमों से तंबू के खारजी रास्ते की तरफ चल पड़ा। मैं अभी दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अकब से कोई शख्स तेज भारी कदमों से चलता हुआ और लगभग मुझसे रगड़ खाता हुआ बाहर चला गया। मैंने पुश्त मेरी तरफ होने के बावजूद उसे पहचान लिया। वो आशुतोष था। आशुतोष के अंदाज में कुछ ऐसी उजलत थी कि मुझे उसके इरादे भांपने का तजस्सुस हुआ। मैंने बाहर निकलने के बाद पुरसुकून अंदाज में उस तरफ नजरें दौड़ाई जिधर आशुतोष गया था। मुझे फौरन ही उसकी मंजिल का पता चल गया। वो धीमी रोशनी में खड़ी जीपों और मोटरसाइकिलों की तरफ गया था और उस वक्त वहां मौजूद 3 अफराद से बातचीत कर रहा था। मैंने उनकी तरफ जाना मुनासिब न समझा, ताहम मैंने पहले वाले रास्ते की बजाय चौराहे के बाएं तरफ जाने वाली सड़क का रुख किया। मैंने पुलिस वालों की मौजूदगी को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन मुझे इस निस्बतन कम रौनक वाली सड़क की तरफ बढ़ते देखकर उनमें से एक संतरी ने आवाज लगाकर शायद मुझे रुकने को कहा। वहां बहरे गूंगे होने का नाटक बेसूद था, क्योंकि उसने मेरी तरफ हाथ से इशारा भी किया था। मैं फौरन अपनी जगह रुक गया और सवालिया नजरों से उसे देखा। वो चलकर मेरे पास आया और धीमे लेकिन मजबूत लहजे में कुछ कहा और साथ ही उस रास्ते की तरफ इशारा किया जिधर से मैं आया था। मुझे उसकी जबान से निकलने वाला एक लफ्ज भी समझ में नहीं आया था, लेकिन उसके इशारों से मैंने नतीजा अखज़ किया कि वो मुझे उसी रास्ते से वापस जाने का हुक्म दे रहा है। मैंने देखा कि उसके बाकी साथी भी कड़ी नजरों से मुझे देख रहे हैं। जाहिर है उनसे बहस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, लिहाजा मैंने इस बात में सर हिलाने पर इक्तिफा किया और उनके हुक्म की तामील में मस्जिद उस्मान बिन अफान की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। मैंने अंदाजा लगाया कि उस गली की पहले खुली हुई बेशतर दुकानें अब बंद हो चुकी हैं और पुलिस की नफरी बढ़ गई है। आरजी पुलिस चौकी पर तैनात कारिंदों ने अब ज्यादा तवज्जो से मेरा जायजा लिया। अलबत्ता इस बार भी किसी ने मुझे रोकने की कोशिश न की। वापसी पर मुझे मार्लो रोड पर मस्जिद से आगे वाली गली के कोने पर भी पुलिस की एक जीप खड़ी दिखाई दी। अब मुझे एक मुश्किल मरहला दरपेश था। मैं अपने खालिस हिंदुआना लिबास में मस्जिद उस्मान बिन अफान के सामने से गुजरकर सरवत के मोहल्ले की तरफ जाने वाली गली में मुड़ते हुए पुलिस वालों की नजरों में आ जाता तो वो यकीनन मशकूक हो जाते, क्योंकि उस मोहल्ले की बेशतर आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल थी। तनाव के इस माहौल और रात के सन्नाटे में किसी तन्हा हिंदू के उस मोहल्ले में जाने का कोई जवाज नहीं था। उस मकाम से सरवत की गली और घर बराह रास्त दिखाई नहीं देते थे, लेकिन वो सिर्फ 100 गज मेरा पीछा करते तो एक मोड़ घूमने के बाद मेरी मंजिल जानने में कामयाब हो जाते। मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता था, लिहाजा दारुल किताब की तरफ जाने वाली गली को नजरअंदाज करके सुनसान सड़क पर आगे बढ़ता चला गया। लगभग निस्फ फरलांग आगे बढ़ने के बाद मैंने बगैर रुके गर्दन घुमाकर अकब का जायजा लिया। पुलिस जीप का हयूला उसी जगह मौजूद था। मैंने ये खतरा टलने पर इत्मीनान का सांस लिया, ताहम मुझे सूरत हाल की संगीनी का बखूबी एहसास हो गया था। उस वक्त शहर के हालात ऐसे थे कि घर से बाहर घूमने वाला हर शख्स शक भरी नजरों का निशाना बन जाता। अब मुझे ये एहतियात बरतते हुए सरवत के घर तक पहुंचना था कि उसके किसी मोहल्लेदार की नजरों में भी ना आता। अलबत्ता सरवत ने मुझे इत्मीनान दिलाया था कि अगर उसके सामने किसी मोहल्ले वाले ने बाज पुरस की तो वो मामले को संभाल लेगा। अगले मोड़ पर पहुंचते ही मैं बाएं तरफ घूम गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक उस गली में आगे जाकर रोड पार करते ही मैं उस चौड़ी गली में दाखिल हो जाऊंगा जिसमें ज्यादातर गोदाम और थोक का काम करने वालों के ठिये थे।
मेरी गाड़ी भी सरवत ने यहीं पोशीदा करवाई थी। उस गली में किसी का सामना होने का इम्कान खासा कम था और एक तवील चक्कर लगाकर मैं सरवत की रिहायशगाह वाली गली के कोने पर पहुंच जाता। उसके बाद का मरहला बज़ाहिर दुश्वार न होता। मैंने सड़क पार करने से पहले गली के सिरे से झांक कर तवज्जो से दोनों अतराफ का जायजा लिया। बज़ाहिर दूर दूर तक कोई ज़ीरूह मौजूद नहीं था। मैं बिला तवक्कुफ आगे बढ़ा और तेजी से सड़क पार करके गोदामों वाली गली में दाखिल हो गया। मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक वहां मुकम्मल सन्नाटे और तारीकी ने मेरा इस्तकबाल किया। ये सूरत हाल मेरे लिए साजगार थी, लिहाजा मैं कदरे इत्मीनान से आगे बढ़ने लगा। मैं मुसलसल गहरी नजरों से आसपास का जायजा ले रहा था, ताहम मुझे अब आवारा कुत्तों का सामना होने की ज्यादा फिक्र थी, जो बड़ी आसानी से मेरी राह खोटी कर सकते थे। उस शाम शायद वाकई मेरा सितारा उरूज पर था, क्योंकि मेरा वो अंदेशा भी गलत साबित हुआ और मैं बआसानी उस गोलाई में घूमती गली में पहुंच गया जो आगे बढ़कर दारुल किताब की तरफ मुड़ जाती थी। उस गली में मुझे अंधेरे का राज नजर आया। रास्ता देखना भी मुश्किल हो रहा था। मैं संभाल कर कदम उठाता रहा। सामने लगभग 50 गज आगे सरवत के घर वाली चौड़ी गली में अच्छी खासी रोशनी दिखाई दे रही थी। मुझे लगा कि अब मैं बस अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाला हूं। तभी मुझे गली के नुक्कड़ से जरा पहले नीम तारीकी में किसी गाड़ी का हयूला दिखाई दिया। मैं उस वक्त उस गाड़ी से कोई 30 गज के फासले पर था। मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। इन कशीदा हालात में ये गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? लेकिन फिर मैंने अपनी एहतियात पसंदी को कोसा। लगभग सारा शहर मुंजमद है और लोग अपने घरों में मुक़य्यद हैं। ये गाड़ी भी सरवत के किसी मुतमव्विल महल्लेदार की होगी जो निहायत मुनासिब जगह पार्क की गई है। मैं अपने अंदेशे ज़हन से झटक कर आगे बढ़ने ही वाला था कि गाड़ी के अंदर अंधेरे में एक शोला सा रोशन होता दिखाई दिया। मैं ठिठक कर रुक गया। मेरी चौकन्ना आंखें गाड़ी के अंदरूनी हिस्से पर मरकूज थीं, जहां किसी ने माचिस जलाई थी। फिर वो शोला बुझ गया और उसकी जगह तारीकी में एक छोटा सा सुर्ख अंगारा दहकता दिखाई दिया। किसी ने सिगरेट सुलगाई थी और इस इंतजार की कोफ्त दूर करने के लिए कश लगा रहा था। इस दौरान में मेरी तमाम हिस्सें झुंझुना कर बेदार हो चुकी थी। मैं खामोश कदमों से चलता हुआ करीबी दीवार के साथ एक चबूतरे के अकब में जा छुपा था। मेरी नजरें गाड़ी के हयूले पर जमी हुई थीं और मेरा दिमाग तेजी से सूरत हाल का तज्जिया कर रहा था। गाड़ी की वहां मौजूदगी के हवाले से मेरा मासूमाना अंदाजा गलत साबित हुआ था। वो गाड़ी खाली नहीं थी। उसमें न सिर्फ कई लोग मौजूद थे, बल्कि गाड़ी की बंद बत्तियां बता रही थीं कि उनके इरादे भी नेक नहीं हैं। वो खुदा जाने कौन थे, कब से यहाँ दुबके खड़े थे, कहां से आए थे, किस मकसद के लिए यहाँ मौजूद थे और उन्हें किस चीज का इंतजार था। ताहम ये सवालात इतने पेचीदा भी नहीं थे। थोड़ी जमा तफरीक से मेरे जहन ने लगभग तमाम मुमकिना जवाब तलाश कर लिए। हमारे वो तमाम अंदेशे दुरुस्त साबित हो रहे थे जिन्होंने हमें गुज़श्ता रात से ही परेशान और मुस्तरिब कर रखा था। ये यकीनन आशुतोष के भेजे हुए गुंडे हैं जो शहर की कशीदा सूरत हाल से फायदा उठाकर सरवत को जानी और माली नुकसान पहुंचाने या शदीद दहशत अदा करने के इरादे से आए हैं। हो सकता है ये जान चुके हों कि गली के पार सड़क के दूसरी तरफ कुछ ही फासले पर पुलिस की जीप मौजूद है और ये अपनी तकरीबी कार्रवाई से पहले उस जीप के वहां से हटने का इंतजार कर रहे हों। यह भी मुमकिन है कि शरपसंदों की तरफ से बलवे के खतरे के पेश नजर सरवत और दीगर मोहल्लेदार अपने आतिशी हथियार संभाले पहरा दे रहे हों और ये बदमाश उनके गाफिल होने का इंतजार कर रहे हों। एक इम्कान ये भी था कि ये खबीस कपिल की अर्थी शमशान घाट पहुंचाने और नजर आतिश किए जाने का इंतजार कर रहे हों। उधर शहर के किसी हिस्से में बलवा शुरू होगा और इधर ये हरकत में आ जाएंगे। मुझे अपने इन तमाम अंदाजों के दुरुस्त होने का लगभग पूरा यकीन था, लेकिन अब मैं ये सोच रहा था कि इस सूरत हाल में मेरा लाहे अमल क्या होना चाहिए। मैं तमाशाई बनकर तो ये सब कुछ नहीं देख सकता। हो सकता है कि सूरत हाल में कोई तब्दीली रूनुमा न होते देखकर या इंतजार से बेजार होकर ये बदमाश बिलाखिर सारी मसलहतें बालाए ताक रख कर मोहल्ले वालों खुसूसन सरवत के घर पर हल्ला बोलते हैं। फिर तो ये दहशतगर्द चंद लम्हों में कोई संगीन वारदात करके बच निकलने में कामयाब हो सकते हैं और मेरे पास अफसोस के आलम में हाथ मलने के सिवा कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। जाहिर है मैं ये किसी कीमत पर गवारा नहीं कर सकता था, लेकिन मेरा जहन फैसला नहीं कर पा रहा था कि उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। एक सीधा रास्ता तो ये है कि मैं छापामार कार्रवाई करके उस गाड़ी में मौजूद तमाम बदमाशों को जहन्नम रसीद करके सारा टंटा ही खत्म कर दूं। लेकिन एक ही दिन के वक्फे से बैक वक्त 3-4 लाशें मजीद गिरने से महबूब नगर में फसादात की आग मजीद भड़क उठेगी, जिसका निशाना बिलाखिर निहत्ते मुसलमान ही बनेंगे।
پھر میں نے سوچا کہ ان بدماشوں کو ڈرا کر یہاں سے بھگانے سے بھی خاصی حد تک مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس کا بظاہر ایک ہی طریقہ ہے کہ میں انہیں نشانہ بنائے بغیر گاڑی پر گولیاں چلاؤں، لیکن اس میں بھی میرے لیے الجھن موجود ہے۔ نامعلوم سمت سے برسنے والی گولیاں انہیں خوفزدہ کر کے یہاں سے فرار ہونے پر تو مجبور کر دیں گی، تاہم ساتھ ہی پورا محلہ صورتحال جاننے کے لیے اکٹھا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے پولیس والے بھی اس طرف دوڑے چلے آئیں۔ ایسے میں میرے لیے خود کو پوشیدہ رکھنا اور شب بصری کے لیے ثروت کے گھر پہنچنا انتہائی دشوار ہو جائے گا۔ یہ سب سوچتے ہوئے میری نظریں اس پراسرار گاڑی پر جمی ہوئی تھیں جو میرے قیاس کے مطابق جیپ تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے اضطراب میں اضافہ ہو رہا تھا، کہیں میری طرف سے کوئی بر وقت قدم اٹھانے میں تاخیر ناقابل تلافی غلطی نہ بن جائے۔ تبھی مجھے گاڑی کی طرف سے ہلکی سی کھٹ پٹ سنائی دی۔ میں نے غور سے دیکھا، سگریٹ کا سلگتا سرا اب متحرک تھا اور دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں یکلخت پوری طرح چبوترے کے عقب میں چھپ گیا۔ میرے کان قدموں کی آہٹ پر مرکوز تھے جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ آہٹ تھم گئی۔ میں نے نہایت احتیاط سے جھانک کر دیکھا۔ سگریٹ کا سرا دیوار کے پاس زمین سے لگ بھگ 2 فٹ کی بلندی پر معلق تھا۔ اچانک جانے کیا ہوا، میرے ذہن نے لگ بھگ خودکار انداز میں محض چند ثانیوں میں کچھ فیصلے کیے اور مجھے برق رفتاری سے حرکت میں آنے کا حکم دیا۔ میں نے پلک جھپکتے میں اپنی ٹوپی اتار کر اس میں سے پستول برآمد کیا اور چبوترے کے پیچھے سے نکل کر دیوار کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھے شخص کی طرف لپکا۔ خدا جانے اسے میری آمد کا احساس ہوا بھی تھا یا نہیں، بہرحال اسے اپنی جگہ سے اٹھنے کا موقع نہ مل پایا۔ میرے پستول کا دستہ اس کی کن پٹی سے ٹکرایا اور وہ ہلکی سی ہچکی لے کر پہلو کے بل ڈھیر ہو گیا۔ میں نے اپنے شکار کی حالت جانچنے میں وقت برباد کرنے کی زحمت نہ کی۔ میرے خیال میں پہلے ہی خاصی تاخیر ہو چکی تھی۔ یہ سیدھی سادی سی ترکیب پہلے ہی میرے ذہن میں آ جانی چاہیے تھی۔ میں حتی الامکان بے آواز قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھا، تاہم خود کو نظروں سے پوشیدہ رکھنے کی میری یہ کوشش بے سود رہی۔ گاڑی میں موجود افراد نے میرا ہیولہ دیکھ لیا۔ میرے قریب پہنچنے پر شاید ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص نے پلٹ کر تیلگو زبان میں کچھ کہا۔ اس نے یقیناً مجھے ہی مخاطب کیا تھا۔ اتنی آسانی سے نظروں میں آنے پر میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ میرے ذہن میں خطرے کی بلند آہنگ گھنٹی بج اٹھی، تاہم مجھے فوراً ہی ادراک ہوا کہ آواز لگانے والے کے لہجے میں حیرانی، اشتعال یا پریشانی نہیں بلکہ دوستانہ شرارت ہے۔ اس شخص نے مجھے دیکھ تو لیا ہے، لیکن وہ غالباً اندھیرے کی وجہ سے مجھے پہچاننے میں ناکام رہا ہے اور مجھے اپنا ہی ساتھی سمجھ رہا ہے۔ مجھے ادراک ہوا کہ ان کی غلط فہمی سے فائدہ اٹھانے کے لیے میرے پاس ابھی چند لمحوں کی مہلت ہے۔ مجھے اندھیرے سے فوری فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں نے یکلخت اپنی رفتار بڑھا دی اور چند ہی لمحوں میں گاڑی کے پاس پہنچ گیا۔ میرے ابتدائی اندازے کے عین مطابق وہ گاڑی جیپ ہی تھی جس کے عقبی حصے پر ریگزین کی چھت تھی، جبکہ ڈرائیونگ کیبن اوپر سے کھلا تھا۔ میں اپنا پستول ہتھیلی میں چھپائے پلک جھپکتے میں جیپ کے پچھلے خالی حصے سے اندر داخل ہوا۔ عین اسی وقت ڈرائیور نے پھر کوئی جملہ کسا جس پر اس کے ساتھ والی نشست پر براجمان شخص ہنسا۔ اب تصدیق ہو چکی تھی کہ وہ 3 ہی افراد تھے۔ تساہل یا توقف کی ذرا بھی گنجائش نہیں تھی۔ ان دونوں کو کسی بھی لمحے اصل صورتحال کا ادراک ہو سکتا تھا اور اس کے ساتھ ہی اچانک حیران کر دینے والی یلغار کا موقع میرے ہاتھ سے نکل جاتا۔ میں بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور پستول کی نال مضبوطی سے تھام کر ڈرائیونگ سیٹ پر قابض شخص پر جھپٹا۔ میں نے پستول کے دستے سے اس کی کھوپڑی کے عقبی حصے کو نشانہ بنایا تھا، لیکن عین اسی وقت اس نے پلٹ کر شاید میری خاموشی کی وجہ دریافت کرنا چاہی، لہٰذا پستول کے دستے کی ضرب اس کی کھوپڑی کے عقبی حصے کی بجائے بائیں کن پٹی پر لگی۔ یہ الگ بات ہے کہ نشانہ چوک جانے کے باوجود چوٹ کارگر رہی۔ مضروب کے حلق سے دردناک کرراہ خارج ہوئی اور اس کا اوپری جسم جھٹکا کھا کر پہلے آگے کی طرف جھکا اور پھر دوبارہ نشست کی پشت کی طرف واپس آیا۔ میں اس دوران میں پیسنجر سیٹ پر موجود بدماش کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اسے خود کو سنبھالنے اور کوئی دفاعی قدم اٹھانے کے لیے چند لمحوں کا وقت مل گیا تھا۔ اس کی بدقسمتی کہ اس نے وہ مہلت حیرانی اور پریشانی کے عالم میں صورتحال سمجھنے میں ضائع کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی گود میں لیٹی 2 نالی شاٹ گن کی طرف ہاتھ بڑھاتا، میں نے جھپٹ کر اپنا بایاں بازو اس کی گردن کے گرد حمائل کر دیا اور پستول کی نال اس کی کن پٹی پر جما دی۔ فولاد کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہی اس کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی جو میری کلائی کا دباؤ بڑھنے کی وجہ سے اس کے حلق میں ہی گھٹ گئی۔ میں اپنے شکنجے میں جکڑے شکار سے ان لوگوں کی اصلیت اور یہاں موجودگی کی نیت اور مقصد کے بارے میں اپنے اندازے کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔
ज्यादा इम्कान यही था कि वो मेरी बात समझ नहीं पाएगा और मुझे उसे इसी हैरानी और परेशानी के आलम में होशो हवास से बेगाना करना पड़ेगा। ताहम मैंने किस्मत आजमाई मुनासिब समझी। हिंदी न सही, शायद ये अंग्रेजी ही समझ पाए। मैंने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? मैंने अपने लहजे में हत्तुल इम्कान दरिंदगी भरने की कोशिश की थी। उसके जिस्म की लर्जिश को मैं खौफ का नतीजा समझा, मगर कलाई की गिरफ्त थोड़ी ढीली की तो उसने लरसती खरखराती आवाज में कहा, हम राम सेवक हैं। तुम कौन हो, क्या चाहते हो? उसका लहजा साफ नहीं था, ताहम वो समझाने लायक हिंदी जानता था। मैंने जवाब में गुर्रा कर कहा, यूं समझ लो कि मैं यमदूत हूँ, तुम तीनों को नर्क पहुंचाने आया हूँ। ये बताओ यहाँ क्यों दुब के बैठे हो? झूठ ना बोलना वरना खोपड़ी में छेद कर दूंगा। मैंने साथ ही पिस्तौल की नाली का हल्का सा कचोका भी दिया। उसका जिस्म एक बार फिर लर्जा। उसने फंसी फंसी आवाज में कहा, हमें आशुतोष ने सरवत मुसले की हत्या करने भेजा है। मैंने गर्म लहजे में कहा, तो तुम लोग यहाँ क्यों छुपे खड़े हो? उसने कहा, सड़क पार पुलिस की जीप खड़ी है। कपिल की अर्थी उठने का टाइम होते ही वो सब शमशान घाट पर ड्यूटी देने चले जाएंगे। उसके बाद हम हल्ला बोलकर सरवत और बाकी मुसल्लों को गोलियों से छलनी कर देंगे। आशुतोष बाबू ने हमें मशीन गन देकर भेजा है। उसकी बात सुनकर मैं चौंका। ये लोग मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा खतरनाक इरादों और खूरेजी की तैयारी के साथ आए थे। मैंने उसकी गर्दन के गिर्द अपनी बाईं कोहनी का शिकंजा एक बार सख्त करते हुए पूछा, कहाँ है वो मशीन गन? उसने गिरफ्त में नरमी के साथ ही लगभग कराहते हुए कहा, आशीष के पास। मुझे लगा कि वो अपनी दाएं तरफ ऊट पटांग से अंदाज में सीट पर झुके ड्राइवर की तरफ इशारा करना चाहता है। तभी मेरे जहन में झमाका सा हुआ। आशीष मेरे हाथों जहन्नम रसीद होने वाले बदमाश कपिल का खास चमचा। मैंने जल्दी से दाएं हाथ की कोहनी से धकेल कर ड्राइवर का चेहरा सीधा किया। रोशनी काफी होने के बावजूद मैं उसे पहचान गया। वो बिलाशुबा आशीष ही था। तब मुझे उसके पहलू में दरवाजे के साथ इस्तादा स्टेन गन भी नजर आ गई, जिसे मेरी गिरफ्त में जकड़े बदमाश ने मशीन गन करार दिया था। मुझे जितनी मालूमात दरकार थी वो मैं हासिल कर चुका था। मैंने सोचा कि इस खबीस का गला घोंट कर ही जहन्नम वासिल कर दूं, लेकिन अशद मजबूरी के सिवा उन तीनों को कत्ल करना मेरे प्रोग्राम में शामिल नहीं था। लिहाजा मैंने उस बदमाश की खोपड़ी पर भी पिस्तौल के दस्ते की जरब आजमाई और वो एक जोरदार हिचकी लेकर निहायत सादतमंदी से होशो हवास को खैरबाद कह गया। उसे अपनी गिरफ्त से आजाद करके मैंने जल्दी से आशीष की बगल में खड़ी स्टेन गन की तरफ हाथ बढ़ाया। वो फोल्डिंग आहनी दस्ते वाली मार्क 2 मशीन गन थी, जिसमें उस वक्त 34 गोलियों वाला मैगजीन लगा हुआ था। मैंने टटोला तो आशीष के पास से एक और भरा हुआ मैगजीन बरामद हुआ। इतनी भारी मिकदार में एमुनिशन के साथ ये सब मशीन गन बिलाशुबा कुश्तों के पुश्ते लगाने की कातिलाना अहमियत रखती थी। गोलियों की बरसात में सरवत और उसके बाकी पिस्तौल बरदार साथियों को शायद संभलने का मौका ही न मिल पाता। अब मुझे अपना लाहे अमल मुरत्तब करना था। जाहिर है मुसलमानों के मोहल्ले में इन बदमाशों का ऐसी हालत में पाया जाना अहले मोहल्ला के लिए जबरदस्त मसाइल खड़े कर सकता था। किसी खबर के ये वाकया भी एक नए फसाद की वजह बन जाता। कितने लोग यकीन करते कि ये बदमाश हथियार बंद होकर यहाँ कत्ल गारत की आग फैलाने आए थे और नामालूम वजह से बेसुध हो गए थे। मैंने पहले सोचा कि इन तीनों को नॉकआउट हालत में इनकी गाड़ी में लाद कर ले जाऊं और किसी सुनसान और वीरान जगह जीप छोड़कर वापस आ जाऊं। सरवत और उसके मोहल्ले वालों की सलामती को लाहक खतरा तो फिलहाल टल ही चुका है और ये इंतहाई हलाकत खेज हथियार मुफ्त हाथ लग गए हैं, जो सरवत और उसके मोहल्ले वालों को आइंदा बेहतर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल बना देंगे। ताहम फिर मुझे ख्याल आया कि आज रात की जिल्लत आमेज हजीमत सेवक संघ और आशुतोष के टोले की नफरत और इश्तियाल में मजीद इजाफा कर देगी और महबूब नगर के मुसलमानों के लिए अपनी जानो माल और इज्जतों की हिफाजत मजीद दुश्वार हो जाएगी। खुसूसन ये बदमाश आशीष तो इसे अपनी जाती शिकस्त समझकर सरवत के लिए खुसूसन और बाकी मुसलमानों के लिए उमूमन खून आशाम दरिंदा बन जाएगा। कुल जमा तफरीक करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरी ये छोटी सी काविश इस शहर के मुसलमानों को कुछ ज्यादा दूर रस फायदे पहुंचाने वाली नहीं। वो इसी तरह इंतहा पसंद नफरत के प्रचारक हिंदू टोलों की जातियों का निशाना बनते रहेंगे। बल्कि मेरी इस कार्रवाई से शायद उनके खिलाफ अरापिली और आशुतोष के टोलों का इश्तियाल मजीद बढ़ जाएगा और आज रात कपिल के अंतिम संस्कार के बाद मुसलमानों के कत्ल गारत तबाही और बर्बादी का जो सिलसिला शायद 1-2 दिन चलने वाला था, जाने अब कब तक जारी रहे। इस ख्याल ने मेरे वजूद में इस्तराब की लहर दौड़ा दी। रब्बुल जलाल मुझे कोई ऐसी राह दिखा कि मैं अपने इन मजलूम भाइयों की जिंदगी कुछ महफूज
थोड़ी आसान बनाने के लिए कुछ कर सकूं। अपनी बेबसी का एतराफ और मदद की दरखास्त बारगाह हकीकी में पेश करने के बाद मैंने मौजूदा सूरत हाल के तमाम पहलुओं पर पूरी यकसुई से गौर शुरू किया। ये ठीक है कि बज़ाहिर मामलात किसी तरह भी मुआफिक और साजगार नहीं हैं, हर पहलू से दुश्मन गालिब हैं, लेकिन कोई तो ऐसा रास्ता, ऐसा दाव होगा जिसे आजमा कर ये कठिन बाजी अपने हक में पलटी जा सके। मैं दिमाग लड़ा रहा था और इस दौरान मैं मुसलसल अपने परवरदिगार से मदद की इल्तिजा कर रहा था। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया। इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों खबीस यानी अरापली और आशुतोष मुसलमानों की दुश्मनी में बिलाशुबा दिलो जान से एक हैं, लेकिन आशुतोष की तरफ से कपिल की हलाकत की आड़ में अपने खास चमचे आशीष को सरवत पर हमले के लिए भेजने से समझना मुश्किल नहीं कि ये दोनों ही धर्म की आड़ में अपने अपने मफाद हासिल करना चाहते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि आशुतोष का अव्वलीन मकसद मुसलमानों को बेदखल करके उनकी अमलाक और दौलत पर काबिज होना है, जबकि अरापली इससे ज्यादा शातिर खिलाड़ी है। वो अपनी मजहबी चौधराहट का सिक्का जमाने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो बिला शिरकत गैर हिंदू अक्सरियत का महात्मा बन गया तो लामुतनाही दौलत के साथ साथ समाजी मकाम और इक़्तिदार भी उसके कब्जे में होगा। लेकिन अगर किसी मौके पर किसी वाक़े के नतीजे में उन दोनों शैतानों के मफादात आपस में टकरा जाएं तो क्या होगा? क्या ये दोनों ठंडे पेट अपना मफाद पसे पुश्त डालकर अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे? और अगर मफाद दौलत से कहीं बड़े मफाद के लिए हो, अरापली इस शहर पर से आशुतोष का कब्जा खत्म करके अपना राज कायम करने पर तुल जाए, या आशुतोष सिर्फ दौलत कमाने का लालच छोड़कर राष्ट्रीय सेवक संघ जैसी ताकतवर तंजीम की इलाकाई सरबराही यानी बेपनाह ताकत हासिल करने के लिए अरापली को ठिकाने लगाने की साजिश तैयार करने लगे। उसके साथ ही मेरे जहन में कुमकुमों की एक कहकशां जगमगा उठी। अपने हालात से हम आहंग एक मंसूबे का खाका मेरे जहन में बरक रफ्तारी से तश्कील पाने लगा और बुनियादी खद्दोखाल वाजे होते ही जुजियात भी तय पाने लगी। कुछ ही देर में एक ठोस लाहे अमल, एक मंसूबा मेरे जहन में तश्कील पा चुका था। ताहम उस मंसूबे की कामयाबी की पहली शर्त ये थी कि मैं उस पर फौरी तौर पर अमल पैरा हो जाता।